हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंटेम्पररी सेंटर ऑफ पावर्स। ठीक है, कौन कौन से अभी कंटेम्पररी टाइम्स में विच आर द सेंटर ऑफ पावर। ठीक है, जो बाईपोलर वर्ल्ड के एंड होने के बाद हमने पिछले यूनिट में पढ़ा था बाईपोलर के बारे में। ठीक है, कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स का स्ट्रक्चर जो अर्ली 90s में था, उसके बाद इट बिकेम क्लियर द अल्टरनेटिव सेंटर्स जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर है कुड लिमिट अमेरिका डोमिनेंस। एंड तो यूरोपियन यूनियन जैसी चीज़ें, एशिया एसोसिएट जैसे एसोसिएशन ऑफ ये साउथ ईस्ट एशियन एशियान है, ये अमर्ज हुई और रेकन हुई फोर्स, इनको माना गया है ना। वाइल इवॉल्विंग जो रीजनल सोल्यूशन थे, जो हिस्टोरिकल एम्यूनिटीज़ थी और वीकनेसेस थी, बहुत यूरोपियन यूनियन में और जो यूरोपियन यूनियन और एशियान जैसे जो जो इंस्टीट्यूशंस जो डेवलप हुए, एक अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस और जो कन्वेंशंस जो बिल्ड हुई पीसफुल और कोऑपरेटिव रीजनल ऑर्डर के लिए, वो कैसे किस किस तरह से कंट्रीज़ और रीजन्स को ट्रांसफॉर्म किया। ठीक है, कैसे इकोनॉमिक राइज हुआ चाइना का, कैसे उसका ड्रामेटिक इम्पैक्ट हुआ पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स पे, है ना। तो इस चैप्टर में हम लोग जो है ये कुछ इमर्जिंग जो अल्टरनेटिव पावर्स है और उन असेस करेंगे पॉलिटिकल रोल्स इनका फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है, जैसे यूरोपियन यूनियन है, I2U2 जैसी चीज़ें हैं, या फिर जो है सार्स है, या साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन, ये चीज़ें। ठीक है, ब्रिक्स जैसी चीज़ें, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब यूरोपियन यूनियन के बारे में देखते हैं। देखो, जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड हुआ ना, तो मेनी जो यूरोपियन लीडर्स थे, दे ग्रैपल्ड विद द क्वेश्चन ऑफ यूरोप कि शुड यूरोप बी अलाउड टू रिवर्ट टू इट्स ओल्ड राइवलरीज और बिकम और टू बी रिकंस्ट्रक्टेड इनटू प्रिंसिपल एंड इंस्टीट्यूशंस दैट वुड कंट्रीब्यूट टू द पॉजिटिव कंसेप्शन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। देखो, यूरोपियन यूनियन वाज डिवाइडेड ऑन बेस्ड ऑन एथनिसिटी, लैंग्वेज एंड ऑलवेज वॉर एंड इंटरनल जो कन्फ्लिक्ट्स है वो बहुत ज़्यादा थे। अब सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो थे, उनके दिमाग में आया कि हम लोग दोबारा उस पुराने राइवलरी पे चले जाएं, कि कुछ नया इंस्टीट्यूशन कंस्ट्रक्ट करें जिससे हम लोग जो है एक जो है कलेक्टिवली जो है डेवलपमेंट पे काम कर सके। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में शटर किए बहुत से एजम्पशन ऑफ स्ट्रक्चर जो थे विद इन यूरोपियन स्टेट्स, जो बेस्ड ऑन देयर रिलेशनशिप इन 1945 के बाद क्या हुआ कि यूरोपियन स्टेट ने कन्फ्रंटेड द रूइंस ऑफ देयर इकोनॉमिक एंड डिस्ट्रक्शन एंड एजम्पशन स्ट्रक्चर्ड ऑन विच यूरोपियन हैज़ बीन फाउंड। तो जिस तरह के उनके हालात थे ना, जो रूइंस थे, जो इकोनॉमिक हालात थे, तो यूरोप ने क्या किया, इंटीग्रेटेड। जो कोल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने एक्सटेंड किया मैसिव फाइनेंशियल हेल्प इन रिवाइविंग यूरोपियन इकोनॉमी, बहुत मदद की। ठीक है, जो मार्शल प्लान था, यूएसए ऑल्सो क्रिएटेड न्यू कलेक्टिव सिक्योरिटी, जैसे नाटो जैसी इंस्टीट्यूशंस बनाए। जो कलेक्टिव सिक्योरिटी होगी, अगर नाटो क्या है, एक ऐसी नॉर्थ अटलांटिक जो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है कि अगर एक पे अटैक होगा तो ये माना जाएगा जितना भी नाटोज के अंदर मेंबर है वो सब पे अटैक होगा, तो कलेक्टिवली डिफेंस है ना उस कंट्री पे किया जाएगा अगर कोई बाहर की कंट्री नाटो पे अटैक करेगी। तो इस तरीके के मार्शल लॉ के अंदर द ऑर्गेनाइजेशन जो यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन बनाई गई, जिसमें यूरोपियन यूनियन को बहुत हेल्प की गई। ठीक है, 1948 में एस्टेब्लिश हुई, जो एड किया वेस्ट यूरोप को, है ना, स्टेट्स को, किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा, उनको डेवलपमेंट करने के लिए, उनको इकोनॉमिक रिफॉर्म करने के लिए। तो ये बिकम एक फोरम वेयर वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स बिगेन टू कॉपरेट ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक इशूज़ पे, जो है जो वेस्टर्न यूरोप है वो एक दूसरे के साथ क्या करने लगे, कॉपरेट करने लगे इन इश्यूज़ पे, ट्रेड पे, इकोनॉमिक इश्यूज़ पे। तो द काउंसिल ऑफ यूरोप एस्टैब्लिश हुई 1949 में, एक और स्टेप था फॉरवर्ड करने के लिए पॉलिटिकल कॉपरेशन की। और फिर प्रोसेस शुरू हुआ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का यूरोप में। कैपिटलिस्ट कंट्री जितनी भी थी, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप एक टाइम लाइन के थ्रू जो है जो क्या किया, लीड किया फॉर्मेशन ऑफ यूरोप इकोनॉमिक कम्युनिटी। कब, 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी स्टार्ट हुई। इससे क्या पॉलिटिकल डायमेंशन जो है चेंज हुआ, और क्रिएशन ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट कि बंच ऑफ पार्लियामेंट मिलके एक यूरोपियन पार्लियामेंट बनाया गया यूरोपियन यूनियन के अंडर है। तो कोलैप्स जब सोवियत यूनियन का हुआ, इससे क्या हुआ, यूरोप को एक फास्ट ट्रैक मिल गया, रिजल्ट हुआ एस्टैब्लिशमेंट का 1992 में जो है यूरोपियन यूनियन का जो है एस्टैब्लिशमेंट हुआ, जहाँ बंच ऑफ कंट्रीज़ ने जो है मिल के एक कॉमन गोल सेट की, फाउंडेशन लेड हुआ है जिसकी कॉमन फॉरेन पॉलिसी होगी, सिक्योरिटी, कॉपरेशन ऑन जस्टिस, होम अफेयर, क्रिएशन ऑफ सिंगल करेंसी यूरोप में, है ना। ये यूरोपियन यूनियंस के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स से हमारी फॉरेन पॉलिसी सेम होगी, सिक्योरिटी पॉलिसी, कॉपरेशन, जस्टिस या होम अफेयर्स या क्रिएशन ऑफ सिंगल करेंसी, ये सारे यूरोपियन यूनियन जो 1992 में एस्टैब्लिश हुई, इनके कुछ ये कॉमन मोटो थे। अब यूरोपियन यूनियन ओवर द टाइम इवॉल्व हुई, उनकी इकोनॉमिक यूनियन हुई, इंक्रीज हुई, और पॉलिटिकली वो एक दिखने लगे, जो नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल कंट्रीज मिलके एक लार्ज एंटिटी दिखने लगे। और यूरोपियन यूनियन जो थी हैज स्टार्टेड टू एक्ट मोर एज ए नेशन स्टेट, एक सिंगल नेशन स्टेट एक्ट करने लगे, मल्टीपल स्टेट्स मिलके, मल्टीपल कंट्रीज मिलके, इंडिपेंडेंट कंट्री मिलके एक सिंगल लार्ज एंटिटी जो है दुनिया को दिखने लगे। वाइल द अटेम्प्ट टू हैव कॉन्स्टिट्यूशन फॉर यूरोपियन यूनियन हैज़ फेल्ड,
कि एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए, वो चीज़ तो फेल हो गई, बट इट हैज़ ओन फ्लैग, लेकिन उनके अपने फ्लैग्स होंगे कंट्रीज़ के, अपने एंथम होगा, अपनी फाउंडिंग डेट होगी, अपनी करेंसी होगी, इट हैज़ सम फॉर्म ऑफ कॉमन फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी इन डीलिंग विद अदर नेशंस। लेकिन एक कॉमन फॉरेनर पॉलिसीज़ और एक सिक्योरिटी जो पॉलिसी होगी दूसरे नेशंस के साथ डील करने के लिए, वो सेम होगी, बाकी चाहे चीज़ें अलग होंगी। यूरोपियन यूनियन ट्राई टू एक्सपेंड एरिया एंड कॉपरेशन, जो नई टेरिटरीज को एक्वायर करने लगे। ये देखो ओल्ड मेंबर्स जो थे यूरोपियन यूनियन के, फिर न्यू मेंबर्स जो ऐड हुए, तो वो कितने सारे हैं, नंबर ऑफ, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट निकल गया था ब्रिक्स के बाद, बट देखो मेंबर्स स्पेशली ईस्ट जो साउथर्न ब्लॉक की कंट्रीज थी, ये जो कंट्री हैं, देखो ये कहाँ थी, ये यूएसएसआर ब्लॉक था, उसमें पहले एडेड थी, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है, यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक्स एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस जो है वो दिखने लगा। यूरोपियन यूनियन की जीडीपी इज प्रोजेक्टेड टू बी अप्रोक्सीमेटली 19.5 ट्रिलियन डॉलर्स है 2024 की, जो करेंसी है यूरो में, कैन पोज ए थ्रेट डोमिनेंस टू द यूएस डॉलर्स। इसका शेयर वर्ल्ड ट्रेड में वो मच लार्जर देन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो क्या एक असर्ट करने लगी है ना ट्रेड डिस्प्यूट जो यूएसए और चाइना में थे, ठीक है। उसकी इकोनॉमिक पावर गेव इट्स इन्फ्लुएंस ओवर इट्स क्लोजेस्ट नेबर्स, जो उसकी इकोनॉमिक पावर्स थी उसका इन्फ्लुएंस दिखने लगा आसपास के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जैसे एशिया और अफ्रीका पे भी उसका इन्फ्लुएंस दिखने लगा। तो एक इंपॉर्टेंट ब्लॉक बन गया इंटरनेशनल, क्या में, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस में, सच एज जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। यूरोपियन यूनियन की पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस जो है दिखने लगी। वन मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन फ्रांस होल्ड परमानेंट, जो है इनके जो है एक फ्रांस का जो फ्रांस है जो यूरोपियन यूनियन का जो है जो एक सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर भी है, ठीक है, क्योंकि इंग्लैंड तो निकल गया ना इसमें से। तो यूरोपियन यूनियन इंक्लूड सर्वल नॉन परमानेंट मेंबर्स भी हैं यूएनएसए में, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर्स भी जो है बहुत सारे मेंबर्स भी हैं। तो देखो कितना इन्फ्लुएंस दिख रहा है अगर आप एकदम इकट्ठा होकर काम कर रहे हो, ठीक है। तो दिस हैज इनेबल्ड यूएस influence some US policies such as current US position on Iran nuclear program. It uses diplomatic, economic investment and negotiation rather than coercion and military forces. तो ये निगोसिएशन डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट के थ्रू काम करने ज़्यादा, ना कि ताकत दिखा के या मिलिट्री फोर्स दिखा के। वो अपने डायलॉग्स थ्रू डायलॉग्स विद चाइना, ह्यूमन राइट्स और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन पे अपने काम कर रहे हैं इस तरीके से। तो मिलिटरली जो यूएस है वो कंबाइंड आर्मी फोर्सेज है, वो सेकंड लार्जेस्ट है पूरी दुनिया में। अगर कंबाइंड सारे यूरोपियन यूनियन की देखा जाए तो सेकंड लार्जेस्ट जो है आर्म फोर्स है, मिलिट्री फोर्सेस। इसकी टोटल स्पेंडिंग जो डिफेंस पे है वो सेकंड है, यूएस के बाद सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग जो यूरोपियन यूनियन कर रहा है। जो एक यूरोपियन यूनियन मेंबर है फ्रांस, जो है उसके पास न्यूक्लियर आर्सेनल भी है, 355 न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं इसके पास। तो इट्स काइंड ऑफ वन ऑफ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन्हीं के पास है। एक सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। सुपर नेशनल मतलब नेशनल मीन सिंगल, सुपर नेशनल मीन मल्टीपल नेशंस जो है इनके साथ इकट्ठे हुए हैं। यूरोपियन यूनियन एबल टू इंटरवीन इन इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल एरियाज ऑल्सो, बट इन मेनी आर्क्स मेंबर स्टेट्स जो है उनके अपनी फॉरेन रिलेशनशिप और डिफेंस पॉलिसीज भी हैं। जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था टोनी ब्लेयर वाज अमेरिका पार्टनर था जो इराक के इन्वेजन्स में, एंड मेनी यूरोपियन न्यू मेंबर मेड अप द यूएस लेड कोलिजन ऑफ विलिंग वेयर एज जर्मनी एंड फ्रांस अपोज्ड अमेरिकन पॉलिसी। तो कभी कभी ना, बहुत बार ये नहीं है कि सब जगह है, कभी कभी देखो आप जैसे बहुत सारे यूरोपियन यूनियन ने जो इराक इन्वेजन जो पाकिस्तान किया उसको साथ थे, और वहीं कुछ लोगों ने अपोज भी किया जर्मनी फ्रांस जैसी चीज़ों ने अमेरिका की पॉलिसीज में। तो एक डीप सीटेड यूरोपियन स्पेक्टिसिज्म है कि इन सम पार्ट्स जो है of Europe about European internationalist agendas. Those for example ब्रिटिश को फार्मर प्राइम मिनिस्टर जो मार्गरेट थैचर थे, kept UK आउट ऑफ यूरोपियन मार्केट, उस यूरोपियन मार्केट से अपने आप को बाहर रखा। डेनमार्क और स्वीडन ने रेजिस्ट किया कि मस्टेट जो ट्रीटी थी जहां अडॉप्ट किया गया यूरो, एक कॉमन यूरोपियन करेंसी, बहुत सारी कंट्रीज ने रेजिस्ट भी किया। देयर आर इंटरनल इशूज बट द लिमिटेड एबिलिटी यूएस की जो एक्ट करने के लिए मैटर में फॉरेन रिलेशन में, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लिमिट करती हैं यूरोपियन यूनियन को जो है एज ए वन एंटिटी जो है फॉरेन अफेयर्स या डिफेंस रिलेशन में जो है एक्ट करने में। बट एट द सेम टाइम वहाँ कुछ जो है फ़ायदे भी। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट बात करते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, ठीक है।
साउथ ईस्ट एशिया मतलब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो हैं, जैसे इस इंडिया के वेस्ट में ना, जो म्यांमार जैसे है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ये कंट्रीज़ जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैं। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ना इस रीजन ने ना बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस झेले हैं, और फिर इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन भी हुआ यूरोप और जापान के बाद। तो बहुत सारी जो है नेशन बिल्डिंग में इनके पास जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। यहाँ पे इकोनॉमिक और पॉवर्टी थी, पॉवर्टी और बैकवर्डनेस थी। प्रेशर था कि कहाँ पे अलाइन करें हम, कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएसएसआर के साथ जाएं या फिर यूएसए के साथ जाएं। तो ये सारी चीज़ें थी। इन्होंने बहुत सारे हीले, बहुत सारे मतलब इलाज ढूंढने की कोशिश की। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री की बहुत बड़ी इल अफोर्डेड थी ना। तो एशियन कंट्री जो थर्ड वर्ल्ड यूनिटी में जाएं, सच एज बैंडवन कॉन्फ्रेंस के बाद जब नॉन अलाइनमेंट हुआ, वो भी बड़ा इनफेक्टिव था एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए कोई कन्वेंशन या कोई इनफॉर्मल कॉपरेशन या इंट्रैक्शन जो हो पाए। तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ ने क्या डिसाइड किया, एक अल्टरनेटिव कि हम एस्टेब्लिश करेंगे अपना एक एसोसिएशन, साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन, जहाँ पे जो एस्टेब्लिश हुआ 1967 में 5 कंट्रीज ने मिलकर, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर और थाईलैंड ने। इन्होंने एक बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन किया 1967 में कि हम लोग एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा, जो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वो एक्सेलरेट करना, हमने किसी तरह से ग्रोथ करनी है, बढ़ानी है रफ्तार अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ की, सोशल प्रोग्रेस और कल्चरल डेवलपमेंट की। इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव था कि हम रीजनल पीस आपस में जो है कोई भी जो है लड़ाई नहीं करेंगे, हम लोग रीजनल पीस को प्रमोट करेंगे, स्टेबिलिटी प्रमोट करेंगे, रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करेंगे, जो यूनाइटेड नेशन चार्टर के अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल है। ओवर द ईयर जो ब्रूनी जैसे, लाओ, मलेशिया, म्यांमार, ये कंट्रीज़ जो हैं, म्यांमार जो है, कंबोडिया, इन्होंने भी साउथ ईस्ट एशियन ज्वाइन किया और टोटल 10 मेंबर। लेकिन ईयू की तरह, अनलाइक ईयू, इनकी कोई डिज़ायर नहीं थी कि हम कोई सुपर नेशनल स्ट्रक्चर बनाएं जैसे यूरोपियन यूनियन ने बनाया है। लेकिन एशियन कंट्री ने अपना सेलिब्रेट किया कि हम एक एशियन वे में, एक एशियान वे में एक इंट्रैक्शन करेंगे जो नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट होगा और कोऑपरेटिव होगा। हम आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, आमने सामने नहीं आएंगे, हम कोऑपरेट करेंगे बहुत सारी इकोनॉमिक इश्यूज़ में, सोशल इश्यूज़ में, ठीक है। एक नेशनल स्वर्गनिटी को जो है हम लोग रिस्पेक्ट करेंगे दूसरे की। एक क्रिटिकल फंक्शनिंग था जो है, जिसकी इसके साथ हम लोग फास्ट ग्रोइंग विद सम ऑफ द फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। एशियान ने भी ब्रॉडन किया अपने ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक और सोशल स्फीयर के अलावा, ठीक है। उन्होंने एग्रीमेंट साइन किए कि हम लोग 3 पिलर्स पे काम करेंगे, सिक्योरिटी कम्युनिटी, आपस की सिक्योरिटी में, अपने इकोनॉमिक कम्युनिटी में, और सोशो कल्चर कम्युनिटी पे काम किया जाएगा। इस तरीके से हम करेंगे। एशियान वाज एंड स्टिल एक प्राइमरी एक इकोनॉमिक एसोसिएशन था, लेकिन ओवर द ईयर जो है इन्होंने अदर स्फीयर्स में भी काम किया। बहुत सारे फ्री ट्रेड एशियान ने जो है फोकस किया क्रिएटिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। फिर हमने लेबर और सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट, यूएस और चाइना हैज़ ऑलरेडी मूव फास्ट निगोशिएट करने में एशियन कंट्रीज़ के साथ, बिकॉज उनको भी एक रीजनल बहुत बड़ी मार्केट दिखती है ना यहाँ पे, ठीक है। 2020 का विजन डिफाइन किया आउटवर्ड लुकिंग रोल, कि हम लोग इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के साथ अपने रिलेशनशिप बढ़ाएंगे, ठीक है। हम लोग जो है आपस में जो है कन्फ्लिक्ट जो है थ्रू डायलॉग्स करेंगे, ना कि आम जो है आम हथियार उठा के हम दो एक दूसरे के साथ लड़ाई करेंगे, ठीक है। अपने फॉरेन पॉलिसीज़ को जो है अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली रिस्पेक्टिंग देयर सॉवर्निटी इस तरीके से काम करेंगे, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने एक डेवलपमेंट किया थ्रू रीजन्स, अदर रीजन्स के साथ कोऑपरेट करके अपना एक रीजनल जो है एक रीजनल मार्केट बनाई, जहाँ पे बहुत सारे कंसेंसस दिए गए जो एशियन कंट्रीज, जो एशियन कंट्रीज़ के बीच में है कोऑपरेट करके। तो इस तरीके से एक बड़ी रीजनल मार्केट बनाई। एक छोटी सी कंट्री के अंदर कितनी मार्केट होगी, लेकिन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है ओवरऑल एक लार्ज एंटिटी बनाई यूरोपियन यूनियन की तरह, और फिर उस स्ट्रक्चर को चलाने की कोशिश की, एक दूसरे को कोऑपरेट किया उसकी इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल डेवलपमेंट में, ठीक है। अब राइज ऑफ चाइनाज इकोनॉमी, देखो चाइना जो है ना, अगर हम बैकड्रॉप में समझें कि चाइना जो है अंटिल 1978 क्या थी, एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी, सोवियत यूनियन की तरह बेसिकली, जहाँ पे जो है जो इंट्रैक्शन इतना जो है दूसरी कंट्रीज़ के साथ नहीं था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इतना नहीं था, लार्ज स्केल जो है क्या एग्रीकल्चर ले लो चाहे इंडस्ट्रीज़ ले लो, वो क्या थी, गवर्नमेंट ओन्ड थी। लेकिन आज जो 1978 के बाद जब इकोनॉमिक सक्सेस जो पावर मिली है सिंस 1978, जो इकोनॉमिक जो उन्होंने अपनी इकोनॉमी को खोल दिया वर्ल्ड के लिए, तो ये जो माना जाता है कि 2040 तक ये जो है यूएस की जो इकोनॉमी है उसको ओवरटेक कर देगी। जो ड्राइवर है ईस्ट एशियन ग्रोथ का, ये एक इनॉर्मस इन्फ्लुएंस डालता है अपने रीजन्स में, क्योंकि जो स्ट्रेंथ है उसकी इकोनॉमी के टुगेदर, जो उसकी पॉपुलेशन है, जो मास रिसोर्सेज, जो रीजनल लोकेशन है, जो उसकी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, जो पावर है, वो एक सिग्निफिकेंट वे में। आफ्टर द इंसेप्शन जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना हुआ था 1949 में, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के बाद लीडरशिप ऑफ माओ के अंडर, तो इकोनॉमी जो बेस थी वो सोवियत मॉडल पे थी, बैकवर्ड, और कम्युनिस्ट चाइना जो चूज टू सर्व इट्स लिंक विद कैपिटलिस्ट,
ठीक है। इसके बाद लिटिल चॉइस टू बैक फॉल ऑन द रिसोर्सेज। तो ब्रीफ पीरियड के बाद जो सोवियत की एड और एडवाइस के साथ मॉडल क्रिएट किया कि स्टेट ओन्ड हैवी इंडस्ट्री सेक्टर होगा, है ना, और फ्रॉम द कैपिटल एक्यूमुलेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर से हमें पैसा मिलेगा वो हम इंडस्ट्री में जो इन्वेस्ट करेंगे वो सारा स्टेट ओन्ड होगा, है ना। लेकिन एज इट वाज अ शॉर्ट ऑफ ऑर्गन एक्सचेंज इट नीडेड इन ऑर्डर टू बाई टेक्नोलॉजी एंड गुड्स इन अ वर्ल्ड मार्केट, चाइना डिसाइडेड टू सब्सिट्यूट इंपोर्ट बाई डोमेस्टिक गुड्स। लेकिन क्या था कि इनको बहुत सारी टेक्नोलॉजी चाहिए, तो इन्होंने क्या किया, अपना जो गुड्स थे डोमेस्टिक गुड्स उसको बेचकर जो इंपोर्ट करनी थी टेक्नोलॉजी, बट दैट वाज नॉट ऑलवेज इनफ। तो चाइना ने अलाउ किया अपने रिसोर्सेज को टू एस्टैब्लिश द फाउंडेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इकोनॉमी ऑन द स्केल दैट डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर। और चाइना ने क्या किया कि अपने रिसोर्सेज के साथ एक ऐसी इंडस्ट्री को बिल्ड करने की कोशिश की जो नहीं थी, उसके साथ एम्प्लॉयमेंट और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम सिटीजन्स के लिए चलाए। उन्होंने बाकी डेवलपिंग कंट्री से आगे बढ़ गए इन एजुकेटिंग इट सिटीजन, इंश्योरिंग कि बेटर हेल्थ उन्हें मिले। इकोनॉमिक 5-6% से ग्रो होने लगी, बट ये सफिशिएंट नहीं थी। जहाँ 2-3% पॉपुलेशन हर साल ग्रो हो रही थी, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ वाज इनसफिशिएंट टू मीट द नीड ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ नहीं थी। फिर चाइना ने जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी इतना सफिशिएंट नहीं था। तो जैसे जो कंट्रोल्ड इकोनॉमी यूएसएसआर में थी, स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी, सिमिलर क्राइसिस जो है वो फेस करने लगी चाइना भी। जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ प्रोडक्शन थी वो इतना फास्ट ग्रो नहीं कर रहा था, इंटरनेशनल ट्रेड जो मिनिमम था, पर कैपिटा इनकम बहुत लो था। तो चाइना लीडरशिप में मेजर पॉलिसी डिसीजन लिया 1970 में, और उसने एंड किया जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइसोलेशन था पूरी दुनिया से। और 1972 में जो है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ उन्होंने जो अपना रिलेशनशिप जो है दोबारा से बनाया, ठीक है। इन 1973 टू 1978 जो है एक ओपन डोर पॉलिसी इकोनॉमिक रिफॉर्म की चाइना में चली, जिसने द पॉलिसी वाज टू जनरेट हाई प्रोडक्टिविटी बाय इन्वेस्टिंग कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम अब्रॉड, कि बाहर से इकोनॉमी टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट ला के अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करना है। चाइना ने फॉलो किए अपना पाथ, एक इंट्रोड्यूस की मार्केट इकोनॉमी, है ना, और शौक में नहीं गए, शौक थेरेपी नहीं दी, एकदम से नहीं, स्टेप बाय स्टेप डिसाइड किया। प्राइवेटाइजेशन हुआ एग्रीकल्चर का 1988 में, प्राइवेटाइजेशन इंडस्ट्रीज का हुआ 1998 में। तो इस तरीके से जो है अपनी इकोनॉमी को खोला फॉरेन अफेयर के लिए, और नई जो इकोनॉमिक पॉलिसी उन्होंने इख्तियार की, लिबरलिज्म की, जो प्राइवेटाइजेशन हुआ एग्रीकल्चर का, ये एक रिमार्केबल राइज हुआ उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस में, जब उनको बाहर की मार्केट मिली, हाई प्राइजेज मिले अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का। रूरल ये जो इनकम है वो हाई हुई, पर्सनल हाई परसेंटेज सेविंग हुई रूरल इकोनॉमी में, जिसने एक्सपोनेंशियल जो राइज हुआ है रूरल इंडस्ट्रीज में। तो चाइना की इकोनॉमी इंक्लूडिंग इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर वो एक फास्ट रेट पे ग्रो होने लगी। बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जहाँ पे बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स दिए गए जो बाहर के इंडस्ट्री सेटअप्स करने के लिए, ठीक है। तो फिनोमिनल राइज जो हुआ फॉरेन ट्रेड का वो इसकी वजह से हुआ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के क्रिएशन हुआ, जहाँ बहुत सारे लेबर तो चीप ऑलरेडी मिल ही रही थी चाइना में, है ना, एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत सारे लोग काम करने के लिए मिल रहे थे। इन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जहाँ टैक्स बेनिफिट दिए गए, जो लोग आके वहाँ इंडस्ट्री सेक्ट करेंगे कि इतना साल आपसे गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लेगी। तो जॉब क्रिएशन हुई, जॉब क्रिएशन से क्या हुआ, लोगों के पास जो है क्या बाइंग पावर लोगों की बढ़ी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया, एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ा, और अलाउ किया कि बड़ी इन्वेस्टमेंट आए दूसरी कंट्री से। इस तरीका से चाइना जो है बिकेम, और चाइना ने क्या किया, बाकी रीजनल पावर्स थी उनके साथ कोऑपरेशन किया, जैसे एशियान हमने अभी पढ़ा, जापान, रशिया, इन कंट्रीज़ के साथ टाइज दिए, इकोनॉमिक टाइज। इंडिया के साथ भी देखो 84 बिलियन का टाइज है एज ऑफ 2024, 18 बिलियन का ट्रेड है। तो ट्रेड, बहुत सारे ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए, बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस में, आज चाइना की ये कंडीशन है, बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस में लोगों की हेल्प कर रहे हैं, फ्रॉम श्रीलंका टू पाकिस्तान टू एशियान, फ्रॉम लैटिन अमेरिका। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अपने दूसरी कंट्रीज़ में लगाए, वहाँ इन्वेस्टमेंट की, अपनी सॉफ्ट पावर को इंक्रीज़ किया। तो इस तरीके से चाइना जो है एक रीजनली से एक ग्लोबल पावर बन चुका है, और एक इकोनॉमिक पावर है जो आज पूरी दुनिया में जानी जाती है, और इसका कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस भी है बाकी ट्रेड पार्टनर्स पे, ठीक है। इस तरीके से अब इंडो चाइना रिलेशनशिप देखो, इंडो चाइना रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हमारा 1950s में जो है 48 में ये 48, 49, 50s में जब हम लोग 20th सेंचुरी में जब हम लोग, हमारी कंट्री दोनों ने इंडिपेंडेंट लिया, दोनों ने जो वेस्टर्न इंपीरियलिज्म था उसको अपने देश से बाहर निकाल के फेंका, ठीक है। हमारे जो है इश्यूज जो है, हम लोगों ने सोचा कि आप दो एशियान कंट्री जो इंडिपेंडेंट हुई हैं, पीपल थॉट दैट दे विल वर्क टुगेदर, अपने रीजन में डेवलपमेंट करेंगे, बट ऐसे हुआ नहीं। हमारे जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे 1962 में, हम लोगों का जो है क्या हुआ, 1962 में हम लोग जो है एक आर्म कन्फ्रंटेशन में एक दूसरे के सामने आए, जहाँ जो है इंडिया का जो है हैवी रिसोर्सेज डिप्लीशन हुआ,
फिर डिप्लोमेटिक टाइज जो 1962 में जो सफ़र किया हमने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप दोनों कंट्री का, वो डाउनग्रेड चला गया अंटिल 1976। फिर कुछ पॉलिटिकल लीडर जो कोल्ड वॉर हुआ, जो सिग्निफिकेंट चेंज आई इंडिया चाइना रिलेशनशिप में, है ना, कुछ स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक डायमेंशंस नए ऐड हुए, बोथ व्यू के दमसेल्फ जो एक राइजिंग पावर है जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स में। राजीव गांधी ने विजिट किया था 1988 में चाइना में। इसने एक इम्प्रूवमेंट की जो है ना इम्प्यूटस ऐड की थी इंडिया चाइना रिलेशनशिप में। बहुत गवर्नमेंट्स ने मेजर लिए, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट और को मेंटेन करने की, पीस और ट्रैंक्विलिटी की बात की बॉर्डर्स पे, बहुत सारे ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुए। मैंने आपको बताया था ना कि इन चाइना का ट्रेड जो 30% पर ईयर जो इंडिया के साथ है वो बढ़ता जा रहा है सिर्फ 1998। जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है इंडिया और चाइना को, वो 338 मिलियन था 1992 में, जो 2017 में बढ़ के 84 बिलियन हो गया और आज तकरीबन अब मोर देन 90 बिलियन है। इंडिया का जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था वो 1998 में, वो इंडिया ने इसलिए किया था कि इंडिया ने कहा था कि हमें थ्रेट है चाइना से, समझे। फिर भी जो है इस चीज़ ने भी हमारा जो ग्रेटर इंटरेक्शन था चाइना के साथ वो नहीं रोका। जबकि इंडिया ने ये भी कहा था कि चाइना ने जो है हेल्प किया है पाकिस्तान को बिल्ड करने के लिए उसके न्यूक्लियर आर्सनल। चाइना के जो मिलिट्री रिलेशनशिप है बांग्लादेश और म्यांमार के साथ, वो एक हॉस्टाइल देखे जाते हैं इंडिया के इंटरेस्ट के लिए साउथ एशिया में। होएवर इन सारे इश्यूज़ के बाद भी कन्फ्लिक्ट जो बिटवीन द टू है, वन साइन ऑफ दिस इज दैट द टॉक टू रिजोल्व द बाउंड्री क्वेश्चन हैज़ कंटिन्यू विदाउट इंटरप्शन एंड मिलिट्री कॉर्पोरेशन इज इंक्रीजिंग इंडिया एंड चाइना। लेकिन फिर भी इतने सारे इश्यूज़ के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट के हम जो है लगातार हमारे टॉक्स कंटिन्यूज हैं, हमारे मिलिट्री कॉपरेशन से लगातार हो रही है ना। इंडियन ऑफिशियल जो विजिट करते हैं बीजिंग एंड न्यू दिल्ली जो ग्रेट फ्रीक्वेंसी के साथ, और बोथ आर बिकमिंग मोर जो है फेमिलियर टू ईच अदर। इंक्रीजिंग ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशंस के लिंक्स हैं हमारे साथ, हमारे वाटर का लिंक्स है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। बॉर्डर डिस्प्यूट जो इंडिया और चाइना की है, इसी पैक ने एक्चुअली थोड़े से फिर से रिलेशनशिप हमारे डाउनग्रेड में चले गए। जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा था, तो इंडिया का ये मानना है कि हमारी जो स्वर्गनिटी है, हमारी जो लैंड है, उसके अंदर से जो है चाइना जो है इंटर करके जा रहा है। तो ये क्या है, ब्रीच ऑफ है ना, वायलेशन है हमारी स्वर्गनिटी का। तो यहाँ पे थोड़े हमारे रिलेशनशिप थोड़े डगमगाए हैं, ठीक है। हमने जो काउंटर टेररिज्म की जो बात की थी यूएन में, वहाँ पे भी जो है चाइना ने जो है इसके अगेंस्ट वोट किया और पाकिस्तान को इसमें सपोर्ट किया है। सो इन चीज़ों में जो है हमारे थोड़े से रिलेशनशिप थोड़े डाउनग्रेडेड है, बट वी हमने बहुत बुरे दिन देखे इंडिया और चाइना ने, बट वी ऑलवेज रिमेन्ड राइवल एट द सेम टाइम। कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स के साथ साथ हम राइवल्स हमेशा रहे हैं, बट नॉट दैट वी ऑलवेज आर एनिमीज। इंटरनेशनल रिलेशनशिप में कहते हैं ना, नो बडी इज़ अ फ्रेंड एंड नो बडी इज़ एन एनिमी, ठीक है। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप विद चाइना। ओके, इतना ही रखते हैं आज के लिए। मैंने बड़ा डिटेलिंग में किया था, थोड़ा कट हो गया था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसकी वजह से मुझे दोबारा जो है इसको रिकॉर्ड करना पड़ा, ठीक है।